दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह संस्था इंडिया में काफ़ी फेमस है रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का एक रिपोर्ट यह कहता है कि पूरे भारत में 147 मिलियन हेक्टेयर्स जितनी जमीन का सॉइल इरोजन की वजह से नुकसान हुआ है, कि 94 मिलियन हेक्टेयर जितनी जमीन का नुकसान, मतलब कि सबसे ज्यादा जमीन का नुकसान वाटर इरोजन की वजह से हुआ है। 16 मिलियन हेक्टेयर जितनी जमीन का नुकसान एसिडिफिकेशन की वजह से हुआ है। दोस्तों, 14 मिलियन हेक्टेयर जमीन का इरोजन फ्लड की वजह से हुआ है। इससे भी आगे अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, 9 मिलियन हेक्टेयर जितनी जमीन का नुकसान अकेले विंड इरोजन की वजह से हुआ है। मैंने आपको जितनी भी सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन बताई उसमें आप समझ सकते हो कि 94 मिलियन हेक्टेयर जितनी जमीन का नुकसान, मतलब कि सबसे ज्यादा जमीन का नुकसान वाटर इरोजन की वजह से हुआ है। तो इंडिया में वाटर इरोजन वो काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसकी वजह से काफी सारी फर्टाइल सॉइल का पानी में बह जाना और समुद्र को मिल जाना हमको और हमारे फार्मर को काफी बड़ा नुकसान है। दोस्तों, 147 मिलियन हेक्टेयर जितनी जमीन जो फार्मर के लिए अब खेती लायक नहीं रह पाई, उसमें से 29% ऑफ इरोडेड सॉइल है वह समुद्र में जाके लॉस हो गई है। दोस्तों, 61% जितनी जो इरोडेड सॉइल है वह एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गई है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि इंडिया में सॉइल इरोजन कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है और हमारे लिए, हमारी फ्यूचर के लिए और फार्मर के लिए कितना बड़ा नुकसान है। अगर इसको कम करना है तो हमको काफ़ी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमको सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा। और अगर इसको करना है तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वाटर इरोजन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वाटर इरोजन आखिर है क्या, यह होता कैसे है, इसके कौन कौन से अलग से प्रकार है और यह सभी प्रकार हम इन डिटेल आज समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं हूं जयपाल सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि विद्या में। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का टेक्निकल सेशन शुरू। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल का जो इरोजन होता है वो मेजरली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है वाटर इरोजन और दूसरा होता है विंड इरोजन। वाटर इरोजन का मतलब नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि अगर सॉइल का इरोजन वाटर के थ्रू होगा, इरोजिंग एजेंट वाटर होगा, तो उस प्रकार का जो भी सॉइल का इरोजन होगा तो हम उसको बोलेंगे वाटर इरोजन। अगर किसी सॉइल का इरोजन विंड की वजह से हो रहा है, यानी कि उसका इरोजिंग एजेंट विंड है, तो वैसे प्रकार के सॉइल के इरोजन को हम बोलेंगे विंड इरोजन। वीडियो में हम मेजरली वाटर इरोजन को कंसंट्रेट करेंगे। आइए वाटर इरोजन को डीप में समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर इरोजन के भी कई सारे प्रकार हैं। सबसे पहला है स्प्लैश इरोजन, उसके बाद है शीट इरोजन, थर्ड नंबर पे है रिल इरोजन, फोर्थ नंबर पे है गली इरोजन, फिफ्थ नंबर पे है स्ट्रीम बैंक इरोजन और सिक्स्थ नंबर पे है सीशोर इरोजन। सॉइल का ऐसा कोई इरोजन कि जो रेनड्रॉप की स्प्लैशिंग इफेक्ट की वजह से होता होगा, उसको हम बोलेंगे स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन को रेनड्रॉप इरोजन भी बोला जाता है। दोस्तों, अगर हम समझे कि शीट इरोजन क्या है, तो अगर वाटर शीट फॉर्म में बह रहा हो, यानी कि थिन लेयर की फॉर्म में बह रहा हो और वो सॉइल का डिटैचमेंट करे, ट्रांसपोर्टेशन करे और डिपोजिशन करे, तो वैसे प्रकार के इरोजन को हम बोलेंगे शीट इरोजन। दोस्तों, वाटर अगर स्मॉल चैनल के अंदर बह रहा है और वह अगर इरोजन क्रिएट करता है, तो वैसे प्रकार का जो भी इरोजन होगा वो रिल इरोजन होगा। वाटर अगर वाइड चैनल में बह रहा है, यानी कि गली में बह रहा है, तो वैसे प्रकार का जो भी इरोजन होगा सॉइल का, वो हम बोलेंगे गली इरोजन। अगर हम बात करें स्ट्रीम बैंक इरोजन के बारे में, दोस्तों रिवर जब भी मिनरिंग करती है, यानी कि जब भी टर्निंग लेती है, तब वहां की जो भी सॉइल होती है वो स्कावरिंग इफेक्ट की वजह से इरोड हो जाती है। तो इस प्रकार का जो भी इरोजन होगा हम उसको बोलेंगे स्ट्रीम इरोजन। दोस्तों, सीशोर इरोजन हमको समुद्र किनारे देखने को मिलता है। ये सभी टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन के बारे में दोस्तों हम डीप में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्प्लैश इरोजन के बारे में। दोस्तों, जब भी बारिश होती है तब रेनड्रॉप स्ट्राइक होते हैं जो भी हमारी सॉइल सरफेस है उसके ऊपर। रेनड्रॉप जब भी स्ट्राइक होते हैं तब वह बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ सॉइल सरफेस पे स्ट्राइक होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं और इस तरीके से बिखर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो सॉइल पार्टिकल्स है वो इस तरीके से अपने प्लेस से डिटैच होके कहीं पे और मूव हो जाते हैं। जब भी हमारी लैंड है वो स्लोपी होती है दोस्तों,
तब यही रेन ड्रॉप्स बहुत ज्यादा इरोजन करते हैं। रेन ड्रॉप जब स्ट्राइक होते हैं हमारे सॉइल सरफेस पे, वहां के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स उछल के इस तरीके से कहीं पे और गिरते हैं। यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो स्प्लैशिंग इफेक्ट के कारण डिटैच होते हैं। अगर पानी की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ मिक्स होके फ्लो डाउन कर जाते हैं। इस प्रकार जो भी इरोजन होता है सॉइल का उसको बोला जाता है स्प्लैश इरोजन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शीट इरोजन के बारे में। यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जब भी वाटर का फ्लो शीट फॉर्म में होता है तो वो काफी सारे सॉइल पार्टिकल डिटैच करता है। जब भी वाटर की शीट को फ्लो करते हुए आगे डिप्रेशन मिलेगा तब सभी सॉइल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते जाएंगे। तो टोटल मिला के हम बोले तो वाटर की शीट की वजह से अगर सॉइल पार्टिकल का डिटैचमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है तो वैसे प्रकार का जो भी सॉइल का इरोजन होगा उसको हम बोलेंगे शीट इरोजन। यहाँ पे दूसरे इमेज में एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जब भी फार्मर का फील्ड होता है वहां पे शीट इरोजन होता है तो इस प्रकार का वो शेप ले लेता है। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि ग्राउंड स्लोप जिस भी डायरेक्शन में है वहां उस डायरेक्शन में पानी की शीट फ्लो होती है और इसकी वजह से फार्मर के फील्ड का जो शेप है वो इस प्रकार बन जाता है और वहां की जो सॉइल होती है वो खेती लायक नहीं रहती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रील इरोजन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये रील इरोजन आखिर है क्या। तो दोस्तों अगर कोई फार्मर का खेत पूरी तरीके से लेवल नहीं है तो उसके खेत में ये रील फॉर्मेशन बनना पक्का है। अगर फार्मर का फील्ड लेवल्ड नहीं है तो वहां पे जब भी बारिश होती है तो ये बारिश का पानी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होके स्मॉल चैनल में फ्लो करना चालू कर देगा। इसकी वजह से फार्मर का जो भी फील्ड होगा वहां पे कई सारी स्मॉल चैनल्स बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो स्मॉल चैनल्स होती है उसको ही हम बोलते हैं रील्स। तो अगर ये कोई सॉइल का इरोजन रील फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है तो उस प्रकार के सॉइल के इरोजन को बोला जाएगा रील इरोजन। तो दोस्तों अब जानते हैं कि अगर फार्मर रील इरोजन को कम करना चाहता है या फिर अपने खेत में से रील को हटाना चाहता है तो वो किस तरीके से ये कर सकता है। अगर फार्मर अपने फील्ड में लैंड लेवलिंग करता है तो कभी उसके खेत में रील डेवलप नहीं होती है। अगर फार्मर के फील्ड में रील डेवलप हो चुकी है तो वो क्रॉस टिलेज करके रील को हटा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गली इरोजन क्या है। गली इरोजन का मतलब है अगर फील्ड में बड़ी सी चैनल डेवलप हो गई है यानी कि वाइड चैनल डेवलप हो गई है, इसकी वजह से सॉइल का जो भी इरोजन हो रहा है तो वैसे प्रकार का जो भी सॉइल का इरोजन होगा उसको हम बोलेंगे गली इरोजन। तो आइए समझते हैं कि गली इरोजन आखिर होता कैसे है। ये जो रेन ड्रॉप्स है वो जब भी सॉइल सरफेस पे स्ट्राइक होते हैं उसकी वजह से सॉइल का डिटैचमेंट होता है। यह डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स पानी के साथ मिक्स होते हैं और स्मॉल चैनल में आगे बहना चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल चैनल्स होती है वो स्मॉल चैनल्स इस तरीके से आगे जाके एक बड़ी वाइड चैनल बना देती है और ये वाइड चैनल में जो भी पानी फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो बहुत ही हायर होती है। इसकी वजह से इसकी जो स्काउरिंग कैपेसिटी होगी वो भी बहुत हायर होती है। तो ये वाइड चैनल में जो भी सॉइल का इरोजन होगा उसको हम बोलेंगे गली इरोजन और ये वाइड चैनल है उसको अपन गली भी बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने एक एग्जांपल है गली इरोजन का जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्राउंड स्लोप जो है वो ये डायरेक्शन में है और जो पानी का फ्लो होगा वो भी ग्राउंड स्लोप के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या होगा, जब भी बारिश हुई होगी तभी ये जो ब्लू कलर का आप रेक्टेंगल वाला एरिया देख रहे हो फ्रेंड्स, वो एरिया में स्मॉल चैनल्स डेवलप हो जाती है यानी कि रील्स डेवलप हो जाती है। अगर वो फार्मर ने ये रील जो डेवलप हो गई है उसको क्योर नहीं किया होगा, उसको हटाया नहीं होगा, इसकी वजह से क्या हुआ होगा उसमें इरोजन जो है वो बढ़ता जाता है और उसके बाद ये जो रील है वो अब वाइड चैनल बन जाती है और ये वाइड चैनल को अपन गली भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि वाइड चैनल की जो विड्थ है वो कितनी बड़ी है। अब ये जो वाइड चैनल में जो भी इरोजन होगा वो काफी ज्यादा होगा क्योंकि वाइड चैनल में जो भी पानी भी बहेगा वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बहेगा और उसकी कवरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो पूरा ब्लू रेक्टेंगल एरिया है वो अब नॉट कल्टिवेबल हो गया। तो फार्मर को आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि गली इरोजन की वजह से कितना सारा लॉस हुआ। अगर हम रील को ही क्योर कर देते तो ये गली डेवलप ही ना हो पाती और गली अगर डेवलप ना हो पाती तो वो फार्मर को काफी सारा एरिया कल्टीवेशन करने के लिए मिलता। दोस्तों अब समझते हैं कि अगर हमको गली में हो रहा इरोजन कम करना है तो हमको गली कंट्रोल स्ट्रक्चर अपनाने पड़ेंगे। तो सब समझते हैं कि गली कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि गली कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं। एक टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, दूसरा है सेमी परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर
और तीसरा है परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि टेम्पररी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप अपने सामने जो भी इमेज दिख रही है उसमें आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि वाइड चैनल है और उसमें जो ग्राउंड स्लोप है वो भी आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में है। तो वहां पे भी जो भी पानी आएगा उसकी वजह से जो भी इरोजन होगा उसको कम करने के लिए यहाँ पे सैंड बैग्स मतलब सैंड से भरी हुई काफी सारी बैग्स को हमने क्या किया है वहां पे लेट डाउन किया है और एक बैरियर बना दिया है। उसके ऊपर हमने क्या किया है, गली साइड्स होती है वो सभी साइड्स पे भी हमने क्या किया है, वेजिटेशन किया है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी वाटर फ्लो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। इसकी वजह से बॉटम साइड पे जो इरोजन होता है वो कम हो जाता है और साइड पे भी जो भी इरोजन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर की स्कावरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि सेमी परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारे सामने एक वाइड चैनल है और ग्राउंड स्लोप इस डायरेक्शन में है। अब ये वाइड चैनल इरोजन क्रिएट करेगी, वो इरोजन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे स्टोन प्लग बनाया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टोन प्लग है पूरा टेम्पररी भी नहीं है और पूरा परमानेंट भी नहीं है, बट इसकी इरोजन रोकने की कैपेसिटी होगी वो टेम्पररी से ज्यादा और परमानेंट से कम है। इसकी वजह से ये सेमी परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टोन्स को एक दूसरे पर रख के एक छोटा सा चेक डैम बनाया जाता है और जो भी इस डायरेक्शन से पानी आने वाला है वो पानी की वेलोसिटी ये स्टोन प्लग चेक डैम की वजह से कम होती जाएगी। और तो दोस्तों यहाँ पे जो वाइड चैनल है उसमें एक ही नहीं कई सारे नंबर्स ऑफ स्टोन प्लग हम बनाते हैं, जिसकी वजह से पानी की वेलोसिटी लगातार कम होती रहती है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। यहाँ पे दोस्तों सेमी परमानेंट कैटेगरी में हमारे पास एक दूसरा गली कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम है लुजरॉक डैम। लुजरॉक डैम को इस तरीके से बनाया जाता है कि गली की पूरी विड्थ कवर हो जाए। इसकी जो इरोजन रोकने की कैपेसिटी होती है दोस्तों वो काफी अच्छी होती है। जब भी पानी इस लुजरॉक डैम के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर की फ्लोइंग वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से सॉइल का जो स्कावरिंग होता है वो भी कम होता है। एज ए रिजल्ट हमारा इरोजन भी बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों अगर कोई गली में इरोजन है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो वहां पे हम क्या करते हैं, परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर सीमेंट, कंक्रीट और स्टोन की मदद से बनाया जाता है। इसमें हम जो भी गली होती है उसके अक्रॉस एक चेक डैम बना देते हैं। यह चेक डैम की पानी को रोकने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। जनरली जब भी गली की डेप्थ होती है वह 3 मीटर के आसपास होती है तब हम परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दोस्तों ये वाले पोर्शन को हेड वॉल बोलते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो दोनों वॉल है उसको हम साइड वॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी पानी आता है हेड वॉल को क्रॉस करके नीचे यहाँ पे इस तरीके से गिरता है और वह पानी यहाँ पे कोई इरोजन क्रिएट ना करे, इसकी वजह से यहाँ पे अपरॉन बनाया जाता है। दोस्तों हमको पता है कि जब भी कोई रिवर मींडरिंग करती है या फिर टर्न लेती है तो यहाँ पे जो भी पूरी सॉइल होती है वह सॉइल इरोड होती है। ऐसे प्रकार का जो भी इरोजन होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। तो दोस्तों अब समझते हैं कि स्ट्रीम बैंक इरोजन जो होता है तो उससे सॉइल को कंजर्व करने का उपाय क्या है। जहां से भी रिवर मींडरिंग होती है या फिर रिवर टर्न लेती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी सॉइल है हमारी वो सभी सॉइल को स्टोन पिचिंग किया जाता है। इसकी वजह से जो भी ये सॉइल होती है वो डायरेक्टली रिवर के पानी के कांटेक्ट में नहीं आती है। इसकी वजह से सॉइल का स्कावरिंग कम हो जाता है और उसका कंजर्वेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्ट्रीम बैंक का भी सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि वाटर इरोजन क्या है, वाटर इरोजन के प्रकार क्या है, यह सभी प्रकार का जो वाटर इरोजन है इसको रोकने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, कौन कौन सी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, यह सब हमने इन डिटेल स्टडी किया। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कहीं पे भी दिक्कत है, डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, हम उसका श्योरली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह सपोर्ट हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।